हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, कई बार जब हम किसी हिंदी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, तो उसमें कुछ एक वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिनकी अंग्रेजी हमें नहीं आती। वो इतने मामूली वर्ड होते हैं कि हम सामने वाले से उनकी अंग्रेजी पूछने में भी शर्माते हैं, क्योंकि सामने वाला सोचेगा अरे यार तुझे इसकी भी इंग्लिश नहीं आती। अब भैया नहीं आती तो नहीं आती, क्या करें? क्योंकि मैंने देखा है कि इन वर्ड्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, इनकी अंग्रेजी कोई नहीं बताता। जैसे वो, उसने, उन्होंने, उसका, उनका, उनको, उनके, उसके, इसका, मुझे, मुझको, तुम्हें, तुमको, हमको, उन्हें, उनको, उसे, उसको, आप, आपसे, आपको, आपके, हमारे, तेरा, मेरे, हमारे। यानी ये जो वर्ड्स हैं अक्सर बोलचाल में, लिखने में, ट्रांसलेट करने में यूज होते हैं, लेकिन इनका अर्थ हमें नहीं पता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है कि इनमें से बहुत से तो ऐसे भी हैं जिनका इंग्लिश कभी तो कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो हमें समझ में नहीं आता। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत बाद में जाकर जब हम इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख जाते हैं तो ये वर्ड हमें परेशान नहीं करते, लेकिन शुरुआती स्टेज में ये बहुत परेशान करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस एक ही शर्त है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं कहता हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। छोटी से छोटी चीज सिखाऊंगा, बड़ी से बड़ी चीज सिखाऊंगा, सिखा दूंगा। बस आप जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इनकी अंग्रेजी क्या होती है और डिफरेंट सेंटेंस में इनकी अंग्रेजी कैसे बदल जाती है, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूं कि हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो कई बार चीजें अटपटी क्यों हो जाती हैं। मतलब हमें प्रॉब्लम क्यों आती है? हमें प्रॉब्लम इसलिए आती है कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, हम दिन भर हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी को तोड़ मरोड़ के हमें जैसा अच्छा लगता है हम वैसे ही बोल देते हैं, जबकि उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन थोड़ा अलग होता है। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं हम, मुझे रमेश ने कल एक पेन दिया था। ठीक है, एक सेंटेंस आपके सामने आया। अब कोई भी हिंदी सेंटेंस है उसमें हमें ऐसा बताया जाता है कि भाई सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, जो करने वाला होता है। तो सबसे पहले कौन है? मुझे। अब मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? अगर मोटा मोटा देखें तो मुझे की अंग्रेजी मी होती है। तो क्या मैं यहाँ पे मी लिख दूं? नहीं, क्योंकि मी एक प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई का अर्थ होता है मैं और मी का अर्थ होता है मुझे या मुझको। तो यहाँ पे आप मी लिखोगे तो ये गलत नहीं हो जाएगा क्या? अच्छा, अब मैं सिद्ध करूंगा कि मुझे, जिसका अर्थ अक्सर हम मी लिखते हैं, उसका अर्थ आई भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देख लो ना आप। यहाँ पे देखिए, मुझे सोना है। जैसे आप कोई काम करने वाले हो, ऑब्लिगेशन है, या फिर आपको कोई काम करना है, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? मुझे सोना। आप ये तो बोलोगे मैं सोना हूं, ऐसे थोड़ी बोलोगे मुझे सोना है। बस ये हो गया हिंदी और इंग्लिश का चक्कर। जैसे हिंदी में इस सेंटेंस को मैं ऐसे ही बोलना है कि मुझे सोना है। अब यहाँ पे सोने वाला कौन है? मैं हूं, तो सब्जेक्ट मैं हुआ ना। भले यहाँ पे मुझे आ रहा है, लेकिन आप बोलोगे तो आई, क्योंकि सोने वाले आप हो। तो बोलो मुझे की अंग्रेजी आई हुई या नहीं हुई? अब मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। यदि हमें कोई काम करना है, ऑब्लिगेशन है, मतलब करना है, तो हैव टू से बनाया जाता है। या फिर आप ऐसे ही बना सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ऑब्लिगेशन नहीं है तो आई एम टू स्लीप, मतलब आप सोने को हो, आप सोने जा रहे हो, तो आई एम टू स्लीप। अगर हल्की सी भी ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तो आई हैव टू स्लीप। मेरा कहने का मतलब इधर मत जाओ, बात इधर जाओगी। मुझे सोना है तो यहाँ पे मुझे के लिए आप आई तो लिखोगे। ठीक है, उसी तरह से मुझे रमेश ने कल एक पेन दिया था, तो यहाँ पे मुझे आया तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे आई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलें लास्ट में, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो लास्ट में चलते हैं, पीछे से पकड़ के लाते हैं। पीछे से ही हमें टेंस का पता चलता है कि भैया इसमें प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा, फ्यूचर आएगा, ये एक्शन वाला है, ये बिना एक्शन वाला है। तो देखिए अंत में आया था, लेकिन था से पहले चेक करो, दिया था। अब दिया मतलब कुछ एक्शन है, कोई एक्टिविटी है, तो ये टेंस वाला है। अब जब दिया था तो फिर पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दिया था मतलब सेकंड फॉर्म गेव, आई गेव। दिया था, क्या दिया था? एक पेन, अ पेन। आई गेव अ पेन। इसको मैं हटा देता हूं नीचे से, ये आपको कंफ्यूज करेगा। ये तो सिर्फ इसलिए बताया था कि मुझे की अंग्रेजी मी भी होती है और आई भी होती है। अब कब मी होती है, कब आई होती है, ये हमें आज के वीडियो में समझना है। इन सभी वर्ड्स को इसी तरह से समझना है। तो आई गेव ए पेन। अब इसमें मुझे की आई हो गई, ठीक है, दिया था, गेव हो गया, पेन की ए पेन हो गई। अब रमेश बचा, तो आई गेव ए पेन रमेश, फुल स्टॉप। आपने इसकी इंग्लिश कर दी, मैंने आपकी थोड़ी हेल्प कर दी कि मुझे की अंग्रेजी आई भी होती है, और मुझे सबसे पहले लिख रहा है, और जो सबसे पहले लिखा होता है सब्जेक्ट होता है। तो आई गेव ए पेन रमेश। अब एक बात बताइए, दोबारा से थोड़ा सा गौर से सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? मुझे रमेश ने कल एक पेन दिया था। यहाँ पे आप कह रहे हो आई गेव, मैंने दिया था। पेन किसने दिया था भैया? तुमने दिया था, रमेश ने दिया था, मतलब मैंने दिया था, रमेश ने दिया था। मुझे रमेश ने दिया था,
तो देने वाला कौन है? देने वाला सब्जेक्ट है जो कि रमेश है। तो ध्यान रखना, बस यही हिंदी और इंग्लिश में फर्क है। हिंदी को चूंकि हमारी खुद की लैंग्वेज है ना, तो मोड़ तोड़ के कैसे भी जैसा हमारा मन करता है बोल देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। लेकिन यदि हमने उसको जिस तरह से बोला उसी तरह से ट्रांसलेट कर दिया ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश का एक रूल है कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन करने वाला होता है। इसमें देने वाला कौन है? पेन को देने वाला व्यक्ति कौन है? रमेश है। उसको हमने हिंदी में तो हमारी सुविधा के अनुसार दूसरे नंबर पर लिख दिया, मुझे रमेश ने एक पेन दिया था। आपको अच्छे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मुझे से ही आप इंग्लिश बनाओगे ना तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना, ये सेंटेंस रॉन्ग है। आपको रमेश को सबसे पहले लिखना पड़ेगा रमेश, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। रमेश ने दिया था, रमेश गेव। तो आप सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानो। वो भले कहीं भी लिखा है, मतलब किसने एक्शन किया वो सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी। तो रमेश गेव, और रमेश ने किसको दिया था? मुझे दिया था। तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। यहाँ पे कभी भी आई नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। रमेश ने दिया, क्या दिया? एक पेन दिया। किसे दिया? मुझे दिया। क्या और किसे में जो उत्तर आते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या में जो होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसे में जो होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। चलो मैं लगता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहुंच गया, जबकि मैं वीडियो को इतना सीरियस नहीं ले जाना चाहता। मेरा फोकस सिर्फ इन वर्ड्स पे है। तो रमेश गेव मी अ पेन, रमेश ने मुझे एक पेन दिया था। कब दिया था? कल। सॉरी, मैंने इसमें यस्टरडे की इंग्लिश नहीं बनाई थी, रह गया था, कोई बात नहीं। तो रमेश गेव मी ए पेन यस्टरडे, रमेश ने कल मुझे एक पेन दिया था। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, यानी मुझे रमेश ने कल एक पेन दिया था। रमेश गेव मी अ पेन यस्टरडे, अब ये करेक्ट है। कहने का मतलब है इसका भाव इसके अंदर आया। अगर ये है ना आई गेव, मैंने दिया, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, दिया रमेश ने था और यहाँ पे आप दे रहे हो क्योंकि मैंने दिया था, तो हो गया ना गलत। तो कहने का मतलब है जो भी सेंटेंस सामने आया पहले तसल्ली में उसको पढ़ लो कि भैया कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है पहले आएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, तो एक बात तो मैंने आपको ये बताई कि हिंदी और इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो पहले कम से कम हमें चीजों को क्लियर कर लेना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इन सभी वर्ड्स की इंग्लिश क्या होती है और कैसे कैसे बदल जाती है, कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक टेबल बता देता हूं। मतलब ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये सभी प्रोनाउंस हैं, मतलब ये किसी न किसी के लिए काम में आए। अगर मैं कह रहा हूं उनको, तो मतलब कोई तो होगा ना उनको, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये सभी वर्ड्स प्रोनाउन है, सर्वनाम है, ये किसी नाउन के स्थान पर काम में आते हैं, ये किसी के लिए काम में आते हैं। ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये अधिकार संबंध दिखा सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं प्रोनाउंस के, जिसमें सभी प्रोनाउंस को शामिल कर लूंगा और आपको मेन फंडामेंटल मेन बेस बता दूंगा कि भाई ये जो प्रोनाउंस है ना, ये तो सब्जेक्ट बनते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये अधिकार संबंध दिखाते हैं। इस तरह से आपको बता दूंगा। उसके बाद में फिर हम थोड़ी सी मशक्कत करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये फंडा आपके दिमाग में क्लियर कर दूंगा कि आज के बाद आपको इनकी इंग्लिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चलिए अब इन सभी शब्दों की अंग्रेजी क्या होती है इस बात को डिटेल में जानेंगे, इनकी उत्पत्ति क्या है। मतलब आज के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब ये वर्ड अगर आपके सामने आए तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले हो। बस आप लास्ट तक वीडियो में टिके रहना, क्योंकि वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए, यदि आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को, पूरी इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस सीक्वेंस सीरीज में तसल्ली में पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जहां पर हमने सारी इंग्लिश ग्रामर सारे टॉपिक्स को डिटेल में डाला है, डिटेल मतलब बेसिक टू एडवांस करके। और सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस सीरीज में यानी सीरियल वाइज 1 2 3 करके मिलेंगे। नाम मात्र की फीस है, तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यदि आप परचेज नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर आपका वेलकम है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। यहां मैं पूरी दम लगा देता हूं, आपको पता है कि मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जितने भी वर्ड्स जो हिंदी में लिखे हुए हैं इन सभी की अंग्रेजी इन वर्ड्स के अंदर है। तो पहले हम इनको समझते हैं कि हैं क्या। तो देखिए, ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं, यानी सर्वनाम। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन के स्थान पे काम में आते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये जितने भी प्रोनाउंस होते हैं इस टेबल के अंदर है। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है ना, उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। भले आप इस बात को ऐसे ना समझो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा मतलब है इनकी हिंदी क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हिंदी जो हमारे प्रोनाउंस है ना,
ये 4 कैटेगरी में हमने बांटे, मतलब 4 भागों में बांटे, 4 फॉर्म में बांटे। तो जो सबसे पहली फॉर्म है वो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव। ये सभी सब्जेक्टिव फॉर्म में, अर्थात ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, सबसे पहले लिखे जाते हैं, कर्ता के रूप में लिखे जाते हैं। और दूसरे ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले, तो जो मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में काम में आएंगे, यानी एक कर्म के स्थान पर काम में आएंगे। अच्छा, इनको पहचानना है तो देखिए, किसी सेंटेंस में आप वर्ब से, क्रिया से क्वेश्चन करो, कौन या किसने, कौन या किसने जब पूछोगे तो जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा, और उसकी अंग्रेजी अगर प्रोनाउन के रूप में है, इन वर्ड्स में से है, तो इनमें से कोई अंग्रेजी आएगी। ठीक है, तो आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सभी के सभी सब्जेक्टिव फॉर्म वाले प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में काम में आते हैं। और ऑब्जेक्टिव यानी कर्म के रूप में आएंगे मी, अस, ये तो फर्स्ट पर्सन है, इधर यू, हिम, हर, देम और इट। अच्छा, इसके बाद आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अब ध्यान रखना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, लेकिन हम इस टेबल में इनको साथ ही लिख देते हैं, क्योंकि कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको तो तुम्हारा की अंग्रेजी चाहिए ना, मेरा की चाहिए ना, तो फिर वहां पे आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, बस आपको तो अंग्रेजी से मतलब है। तो देखिए, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी संबंध को दिखाने वाले वर्ड हैं, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अच्छा, ये कब पता चलेंगे? जब आप किसका या किसकी, मतलब कोई चीज किसकी है या फिर आप किसका ऐसे बोलो, मतलब संबंध दिखाने वाले वर्ड है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और देखिए नीचे वाले, ये पजेसिव प्रोनाउन है, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। अच्छा, ये भी किसका, किसकी, ये भी संबंधी दिखाते हैं, यानी कहने का मतलब है, जैसे देखो, माई मतलब मेरा, माइन मतलब भी मेरा, अवर मतलब हमारा, अवर्स मतलब भी हमारा, योर मतलब तुम्हारा, योर्स मतलब भी तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हिज मतलब भी उसका। कहने का मतलब है इनके अर्थ सेम सेम है, और यहाँ पे दोनों ही किसका से पूछने पर मिलेंगे, फिर अंतर क्या है वो मैं आपको एग्जांपल से बता दूंगा। लेकिन उससे पहले इन सभी के अर्थ मैं आपको बता दूं। देखिए, आई का अर्थ, शुद्धतम अर्थ तो होता है मैं, लेकिन कई बार ये मैंने, जैसे मैंने बोला ना, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मुझे, जैसे मुझे सोना है, तो यहाँ पे फिर आई इंग्लिश बनेगी उसकी, तो कहने का मतलब मैं, मुझे, मैंने, इनकी अंग्रेजी आई से बनती है। अच्छा, वी का शुद्ध तो है हम, लेकिन हम, हमने, हमको, इस तरह से इनकी अंग्रेजी बनेगी वी। अब हम, हमने, हमको, अब जो हमको है ना, वो देखिए अस से बनती है, लेकिन कई बार वो वी से भी बन जाती है। जैसे हमको यहां रहना है, तो हमको मतलब क्या है, वी आएगा। ठीक है, ये बस बात आपको समझनी है। अच्छा देखिए, आई, मैं, मैंने, मुझको, वी, हम, हमने, हमको, यू, तुम, तुमने या तुम है। ठीक है, ऐसी ही। अब ही का शुद्धतम तो है वह, ठीक है। अब ही और सी दो हैं, दोनों का अर्थ वह होता है, लेकिन ही आपको पता है लड़कों के लिए आता है, मतलब पुरुषों के लिए आता है, और सी स्त्रीलिंग है, ये लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए आता है। तो ही का अर्थ भी वह होता है, सी का अर्थ भी वह होता है, फर्क है बस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। अच्छा देखिए, ही और सी दोनों क्या बोलते हैं, वह। शुद्धतम तो ये बोलते हैं, लेकिन कई बार हम सेंटेंस को उसने से शुरू करते हैं, जैसे उसने ये किया, तो उसने की अंग्रेजी भी ही या सी होगी। अब ही, अब देखिए उसने आया तो ही भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप लिख रहे हो कि वो लड़का है, लड़की है। अगर लड़की है तो सी आएगा, लड़का है तो ही आएगा। तो ही और सी की अंग्रेजी क्या होती है, वह या उसने। ठीक है, इसके बाद आता है दे। अब दे का शुद्धतम तो अर्थ है वे, दे मतलब वे या वो, लेकिन हम कई बार उन्होंने, अगर उन्होंने आ जाए तब भी दे होता है। ठीक है, इसके बाद आता है इट। अब इट का अर्थ होता है यह। यह हमेशा निर्जीव वस्तु या जानवरों के लिए काम में आता है, तो इसका यूज बहुत कम होता है। यानी आप किसी वस्तु की बात कर रहे हो, किसी जानवर की बात कर रहे हो, तो आप उसके लिए इट का यूज करते हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरी फॉर्म देखते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मी का अर्थ होता है मुझे या मुझको। मी का अर्थ क्या होता है, मुझे या मुझको। उसके बाद अस, हमें या हमको। यू, तुम्हें या तुमको। अब देखिए फॉर्म एक जैसी है, ये भी यू है, ये भी यू है, लेकिन ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब दोनों का रूप भले ही एक जैसा है, लेकिन ये तुम है और ये तुमको या तुम्हें। अच्छा, इसके बाद आता है हिम, उसे या उसको। हर, उसे या उसको। देम, उन्हें या उनको। और इट, इसको। इसके बाद आते हैं माई। देखिए माई का अर्थ होगा मेरा, अवर का अर्थ होगा हमारा, योर का अर्थ होगा तुम्हारा, हिज का अर्थ होगा उसका, हर का अर्थ भी होगा उसका, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाली बात है। देयर का अर्थ होगा उनका, इट्स का अर्थ होगा इसका। इसके बाद माइन। माइन पजेसिव प्रोनाउन है, मतलब अधिकार संबंध दिखाता है। माइन मेरा, अवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसका, देयर्स उनका, इट्स इसका। ठीक है, इस तरह से। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि इनमें तो फिर भी थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो ये बात आपको समझा दूं मैं। देखो जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, यह है मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो अब यह के लिए क्या आएगा, दिस। ठीक है, दिस के बाद इज। अब मेरी पुस्तक,
जो बात किसकी चल रही है, बुक की चल रही है, बुक एक नाउन है, उससे पहले आया मेरी, तो यहां पे आएगा माई बुक, ठीक है, यह मेरी बुक है, यह मेरी पुस्तक है। तो ध्यान रखना, जब किसी नाउन से जस्ट पहले जो वर्ड आए ना, वो हमेशा एक पजेसिव एडजेक्टिव होगा। पजेसिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म कौन सी है, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। अब यहां पे आप इस चीज को सभी के साथ देख सकते हो, जैसे यह है तुम्हारी पुस्तक है, ठीक है, यह तुम्हारी पुस्तक है, तो दिस इज योर बुक, ठीक है। इस बुक से पहले क्या है, योर आया, तो बुक से पहले अगर योर आया तो फिर ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, पजेसिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे तुम्हारी बुक है, मेरा घर है, माई होम, जैसे उसकी कार है, हिज कार, लड़की की कार है, हर कार, तुम्हारा पिता, योर फादर, तुम्हारा पिता, पिता से पहले जो तुम्हारा है ना उसकी इंग्लिश योर आएगी। तो कहने का मतलब है जब किसी नाउन से जस्ट पहले मेरा, तुम्हारा, उनका इस तरह से आए तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके लिए आप ये वाली फॉर्म यूज करोगे, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि इनके अर्थ भी तो सेम है, पर ये कब लिखे जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दो ही बताया आपको, मेरी, तुम्हारी, आप किसी को भी शामिल कर सकते हो, ठीक है, सभी के साथ यही चीज होगी। मतलब जो चीज है, जिसका संबंध है, जिसकी वो चीज है ना, वो उससे जस्ट पहले आए, तुम्हारी पुस्तक, मेरी कार, हमारा पिता, इस तरह से, तो अवर फादर, योर बुक, माई कार, ये बिल्कुल पास पास आएंगे, तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन जब ये इस तरह से हो, यह है पुस्तक मेरी है, अब देखिए वहां पे था मेरी पुस्तक, मेरी के जस्ट बाद पुस्तक था, तब माई बुक लिखा था। यहां पे क्या है, यह पुस्तक मेरी है, तो मेरी पुस्तक एक साथ नहीं आया, पुस्तक अलग आया, मेरी अलग आया। तो देखिए दिस बुक, अब जो बुक है ना दिस के साथ जुड़ा, दिस बुक इज, अब यहां पर माइन आएगा, मेरी, अब यहां पे माई नहीं आएगा जब सेंटेंस इस तरह का हो। यानी कहने का मतलब है ये फॉर्म जब आएंगी ना तो इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म आई, ये वाली आई, तो इनके जस्ट बाद कोई नाउन आएगा, बुक आए, फादर आए, हाउस आए, कार आए, कुछ भी आए, मतलब किसी कोई चीज है वो जुड़ा हुआ होगा, माई कार, योर कार, हिज फादर, हर फादर, इस तरह से। लेकिन यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा, इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आएगा। अब आप इसको सभी के साथ देख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल देखो आप, ये कुत्ते हमारे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लगे ये की अंग्रेजी। अब देखिए आप यहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, आप प्रदर्शित कर रहे हो, ये आप इशारा कर रहे हो, तो जब इशारा करते हो तो आप क्या लगाते हो, दिस, दैट, दीज, दोज। यदि एक ही चीज है पास में है तो आप दिस कहते हो, दिस बुक, दिस डॉग, इस तरह से, और दूर है तो दैट बुक, दैट डॉग, इस तरह से। अगर चीज ज्यादा है पास में है तो दीज लगाते हैं, चीज ज्यादा है दूर है तो दोज लगाते हैं। तो ये कुत्ते, तो दीज डॉग्स, ये कुत्ते, ठीक है। अब हमारे हैं, आर, अब हमारे की अंग्रेजी देखिए, अब कहां है, अवर, लेकिन यहां पर ये पजेसिव प्रोनाउन में लिख रहे हो तो अवर्स आएगा, अवर्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, दीज डॉग्स आर अवर्स, ये कुत्ते तुम्हारे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, योर्स, ठीक है, क्या आएगा, योर्स, इस तरह से। कैसे पहचाने कि ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आया, ये किसी नाउन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है, उसके पास में कोई नाउन नहीं है, तो फिर ये पजेसिव प्रोनाउन है। और जब किसी नाउन से जस्ट पहले कोई प्रोनाउन है, आप प्रोनाउन बोल दो फिलहाल इनके लिए, वैसे एडजेक्टिव बोलते हैं, तो वो पजेसिव एडजेक्टिव है, ये वाली फॉर्म है। तो दीज डॉग्स आर योर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे देख लेना, हिज और हिज, देखिए ये तो माइन हो गया, ये अवर्स हो गया, एस लग रहा है, ठीक है, ये योर्स हो गया, ये हर्स हो गया, ये देयर्स हो गया, और ये इट्स। यहां पे देखो कोई कॉमा नहीं है, गलती से लग गया था, ये इट्स इस तरह से आएगा, ठीक है, क्योंकि एस थोड़ी है, इट्स में अगर ऐसे कॉमा लग रहा है, ऊपर अपोस्ट्रोफी लग रहा है, तो ये इज है, इट इज, लेकिन यहां पे कोई अपोस्ट्रोफी नहीं है, गलती से लग गया था। तो देखिए, लेकिन इसमें से हिज जो है ना, हिज वो सेम है, यानी ये भी हिज है और ये भी हिज है। क्यों? क्योंकि सब में एस लगता है, अब हिज में ऑलरेडी एस है, तो फिर हम ऐसे एस एक और नहीं लगाएंगे, इसका यही रहेगा। बस ये हमें प्रयोग के अनुसार देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये कुत्ता उसका है, अब उसका की अंग्रेजी हिज भी है और हर भी है। अब यहां पर उसका के लिए क्या लगा रहे हो आप, दिस। अब देखो ये कुत्ता, अभी ये के लिए दीज था, लेकिन अपन बोलने में ये बोल देते ना, ये है, ये, अभी वही बात है, तो आप दिस लगाओगे,
कितनी मजेदार बात बताई। यानी ये हमारी हिंदी भाषा है, ये कुत्ता तुम्हारा है। बस सही तो क्या है, यह कुत्ता तुम्हारा है, यह कुत्ता हमारा है, यह कुत्ता उसका है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये कुत्ता। अब ये एक प्लूरल है लेकिन बोल दिया हमने एक के लिए, तो ऐसा हम कर देते हैं। तो हमें पहचानना होता है चीजों को। अगर एक कुत्ते की बात चल रही है तो दिस आएगा, दीज नहीं आएगा। तो दिस डॉग, अब देखिए इज, अब उसका है, अब उसका माना किसी पुरुष का है तो क्या लिखेंगे, हिज। अब जो हिज है ना, वो ये भी हिज, ये भी सेम है, लेकिन ये कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है। अगर ये होता उसका है, लड़की का है, तो क्या लिखते हैं, हर्ष, ये वाला, ठीक है। आगे समझ में। अब हिज डॉग, उसका कुत्ता, यहां पे एक सेंटेंस में हिज डॉग ऐसे लिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है हिज डॉग। तो ये हिज कौन सा है, अब आप बताइए, ये हिज फिर ये वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट बाद, इन फॉर्म के जस्ट बाद कोई नाउन आता है जिसकी कोई वो चीज होती है। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इन सब के अर्थ भी मैंने आपको बता दिए। अब इन सभी वर्ड्स को अलग अलग करके तो सारे के सारे मैंने एक साथ लिख दिए, कोई क्रम नहीं सोचा था, बस ऐसे लिख दिए जो दिमाग में आया। अब कुछ सेंटेंस के माध्यम से ट्रांसलेट करके इनको देखेंगे, ये बात आपके दिमाग में बिठा देंगे कि इनकी अंग्रेजी क्या बनती है, ठीक है। हाँ, आप चाहे तो इस टेबल को नोट कर सकते हो, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं चीजों को प्रैक्टिकल रूप में, यानी ये सभी वर्ड किसी हिंदी सेंटेंस में आ जाए तो उनकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी। यानी हमने ये बात आपको टेबल से बताई थी प्रोनाउन की, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल कितना ही बता दो, चीजें तो प्रैक्टिकल रूप में हमारे दिमाग में क्लियर होती हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, वो मेरा मित्र है। बोलो, हम ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, वो मेरा मित्र है, वो मेरा भाई है, वो मेरी कार है, हम ऐसा बोल देते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, ये हमारी हिंदी में बोलने से ही हो रही है। यानी हम हिंदी भी बिगड़ी हुई बोल देते हैं, कैसे भी बोल देते हैं। तो पहले तो कम से कम हिंदी को ही शुद्ध करो। अगर सेंटेंस को हिंदी में शुद्ध करें तो क्या बोले हम, वो मेरा मित्र है या वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। तो मिल गई ना वो की अंग्रेजी। अब वह की अंग्रेजी ही भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। जो आपका मित्र है ना, ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। अगर ये लड़का है तो ही है, लड़की है तो सी है, ठीक है। वह मेरा मित्र है, अब एक ही है तो इज लगाओ, प्रेजेंट है। अब मित्र की क्या होगी, मेरा मित्र, माई फ्रेंड। तो ही अथवा सी इज माई फ्रेंड। ही अथवा सी क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मित्र जो है ना, वो की अंग्रेजी ही भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, क्योंकि वह की अंग्रेजी ही हो सकती है, सी हो सकती है। अब एक मजेदार बात देखो, मैंने यहां पे लिखा वो मेरे मित्र हैं। अगर वो ज्यादा है तो आप ऐसे बोल देते हैं ना, वो मेरे मित्र हैं। तो जिस तरह से आपने इसको शुद्ध हिंदी में चेंज किया, इसको भी कर लो। वो मेरे मित्र मतलब क्या, वे मेरे मित्र हैं। तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दे। अब दे के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि ज्यादा है तो दे आर माई, और फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा, दे आर माई फ्रेंड्स। तो देखिए कितनी मजेदार बात है, वो की अंग्रेजी ही अथवा सी और वो की अंग्रेजी दे। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये सारा चक्कर हमारा बोलने का है। मतलब हम चीजों को अपने अनुसार बोल देते हैं और फिर थोड़ा चकरा जाते हैं। तो चकराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, आपको करेक्ट अंग्रेजी मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, उसने मुझे अपने घर बुलाया था, ठीक है। उसने मुझे अपने, तीनों ही वर्ड अटपटे आ गए जानबूझ के लिए मैंने, ताकि इस टेबल के ज्यादा से ज्यादा वर्ड कम से कम सेंटेंस में कवर हो जाए और आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो उसने मुझे अपने घर बुलाया था। तो अभी बुलाने वाला कौन है, उसने। ठीक है, मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट को पहचानना है। तो सबसे पहले आप वर्ब से क्वेश्चन करो, कौन या किसने। तो किसने बुलाया था, उसने। अब उसने की अंग्रेजी क्या होगी, जैसा मैंने आपको टेबल में बताया था, या तो ही होगी या सी होगी। अच्छा, एक बात और आपको मैं बहुत अच्छी बताता हूं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ज्यादातर हमारे जो वर्ड है ना हिंदी में कब बिगड़ते हैं, मतलब अटपटे से कब हो जाते हैं, उसने, मुझको, उनको कब हो जाते हैं, जब मोस्ट ऑफ सेंटेंस पास्ट के होते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट के होते हैं ना, फ्यूचर के होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सपोज करो एक पल के लिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, मतलब बुलाता है ऐसा लिख रहा है यहाँ पे, या बुलाएगा या बुला रहा है, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर का है। तो आप यहाँ पे उसने नहीं लिख सकते। जैसे उसने मुझे अपने घर बुलाता है, ऐसे बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना। वहां पे आप ऑटोमेटिक करेक्ट बोल दोगे, वह मुझे अपने घर बुलाता है या वह मुझे अपने घर बुलाती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सही इंग्लिश मिल गई ना। तो ये भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, यदि किसी सेंटेंस में उसने मुझको ऐसे वर्ड आ जाए ना, तो उसका प्रेजेंट या फ्यूचर में ले जाओ, आपको करेक्ट प्रोनाउन मिल जाएगा कि वो वर्ड क्या है, मतलब किसके लिए आया है। तो वो तो आप कम से कम जानते ही हो। तो देखिए, उसने मुझे अपने घर बुलाया। अब उसने की अंग्रेजी क्या हुई यहाँ पे, ही अथवा सी। अच्छा, इसको फ्यूचर में देखें, वह जैसे बुलाएगा, तो वह मुझे अपने घर बुलाएगा या वह मुझे अपने घर बुलाएगी। वह मुझे अपने घर बुला रहा है या बुला रहा था। देखिए पास्ट कंडीशन में, मतलब पास्ट में कंडीशन होने पर भी ये करेक्ट हो गया, वह बुला रहा था, ठीक है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में मोस्ट ऑफ ऐसा होता है। तो उसने मुझे अपने घर बुलाया था, तो उसने क्या अंग्रेजी, अगर ये बुलाने वाला लड़का है तो ही,
लड़की है तो सी, ठीक है। अच्छा, बुलाया था, ट्रांसलेशन के लिए हम टेंस देखने के लिए लास्ट में जाते हैं था। अब था तो पास्ट हो गया, लेकिन उससे पहले देखें कि एक्शन है बिना एक्शन है। बुलाया था तो बुलाया था पूरा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब बुलाने के लिए क्या होता है, कॉल, लेकिन यहाँ पे पास्ट है तो कॉल्ड, तो ही अथवा सी कॉल्ड। अच्छा, किसे बुलाया था, मुझे बुलाया था। अब ध्यान रखना, किसे, आप वर्ब से क्वेश्चन करो किसे, जो आंसर आएगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में मुझे मतलब मी, ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। यहाँ पे आप गलती से भी आई मत लिख देना कि कहीं मुझे की अंग्रेजी आई भी होती है मैं आई लिख दूं। वो आई कब होती है और मी कब होती है मैं आपको और एग्जाम्पल से भी बता दूंगा, ठीक है। तो ही सी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया था। यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई की, ठीक है। तो ही अथवा सी कॉल्ड मी। अपने घर, बहुत शानदार वर्ड आ गया अपने। जो टेबल में आपको समझा रहा था ना, तो उसमें जब मैंने टेबल लिखी थी तब तो दिमाग में था कि अपना भी वहीं क्लियर कर दूंगा, लेकिन दिमाग से स्लिप हो गया, ठीक है। अब कर देते हैं। देखिए, अपना, अपनी, अपने, ये वर्ड खूब आते हैं और हम समझ नहीं पाते कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। अभी जो टेबल मैंने आपको बताई थी, वीडियो को पॉज करके भले आप टेबल को जाकर देख के आ सकते हो, उस टेबल में जो पजेसिव एडजेक्टिव थे ना, पजेसिव एडजेक्टिव, वो सभी अपना, अपनी की अंग्रेजी देते हैं। जैसे माई मेरा, अवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, देयर उनका, ये तो था उनका शुद्ध अर्थ। लेकिन हम कई बार ऐसे सेंटेंस में, मतलब कई बार सेंटेंस की ऐसी नेचर होती है कि उसमें हम मेरा तुम्हारा की बजाय अपना, अपनी, अपने ऐसे बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने वर्ड आ जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म आएंगी, माई, अवर, योर, हिज, हर वाली फॉर्म आएंगी। अब ध्यान रखना, मतलब चाहे माई हो तो भी अपना, अवर हो तो भी अपना, ये बात मैं भी सिद्ध कर दूंगा। देखिए, जैसे तो ही अथवा सी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया अपने घर। अब ये अपना वर्ड किसके लिए आ रहा है, बुलाने वाला कौन है, वही तो अपने घर बुला रहा है ना, तो वो ही अथवा सी है। तो ही अथवा सी की पजेसिव फॉर्म आएगी जो कि हिज अथवा हर होता है। तो यहाँ पे अगर लड़के ने बुलाया तो हिज और लड़की ने बुलाया तो हर। तो ही अथवा सी कॉल्ड मी हिज और हर होम, उसने मुझे अपने घर बुलाया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अपने के लिए क्या आया, हिज अथवा हर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही और सी है। तो ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट होगा हमारा सेंटेंस का, उनके अनुसार ही यहाँ पे अपना, अपनी की अंग्रेजी आएगी। अगर ही है तो हिज आया, सी है तो हर आया, दे है तो देयर आएगा, अगर यू है तो योर आएगा, अगर आई है तो माई आएगा। चलो एग्जाम्पल से देखो, आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि तुमने मुझे अपने घर बुलाया था, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, तुमने मतलब यू, ठीक है। यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट, बुलाने वाला कौन है, सब्जेक्ट तो हमेशा यू ही आएगा, कभी भी यहाँ पे योर नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखना। तो यू कॉल्ड मी। अब तुमने मुझे अपने घर बुलाया था, तो यू के लिए क्या लिखेंगे, योर लिखेंगे। यू कॉल्ड मी योर होम, तुमने मुझे अपने घर बुलाया था। सपोज करें यहाँ पे उन्होंने होता, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था, तो उन्होंने की अंग्रेजी कौन होगी, उन्होंने मतलब दे होगा, ठीक है, दे। अच्छा, उन्होंने को पहचानना है क्या कि उन्होंने की अंग्रेजी क्या होती है, मतलब उन्होंने को ठीक कैसे करें, सेंटेंस को प्रेजेंट में ले जाओ। बुलाते हैं तो बुलाते हैं, वे मुझे अपने घर बुलाते हैं, वे आ गया ना, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, मिल जाता है आराम से। तो दे कॉल्ड मी। अब दे के लिए हम पजेसिव फॉर्म क्या लिखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे आएगा देयर, THEIR, देयर। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म क्यों लाया मैं, वो वाली पजेसिव प्रोनाउन वाली क्यों नहीं लाया जिसमें देयर्स होता, योर्स होता, हर्स होता, वो क्यों नहीं लाया, क्योंकि उनका अर्थ भी तो वही संबंध दिखाता है ना। वो साफ साफ बात यह है कि इनके जस्ट बाद होम आ रहा है, होम एक नाउन है, ठीक है। माई होम, देयर होम, योर बुक, माई कार, इनके जस्ट बाद अगर कोई नाउन है ना तो फिर पजेसिव एडजेक्टिव वाले आते हैं, इसलिए मैं इन फॉर्म का जिक्र कर रहा हूं अपना, अपने के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या था पहले, उसने, तो उसने के लिए ही अथवा सी, क्योंकि बुलाने वाले का पता नहीं है, और यहाँ पे हिज अथवा हर। मैं समझता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। उन्होंने उसका पर्स चुराया था। देखिए, उन्होंने, ये तो अभी मैंने क्लियर कर ही दिया, चुराया था। पास्ट वाले में दिक्कत आ रही है, चुराते हैं, वे चुराते हैं, वे आ जाता, वे चुरा रहे हैं, वे चुराएंगे, लेकिन पास्ट के लिए हम हमेशा उन्होंने बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश आपको पता ही है। अच्छा, पहचानना है सब्जेक्ट कौन है, कौन सी फॉर्म लिखें, सब्जेक्ट फॉर्म में दे ही आएगा, कभी भी देयर और देम नहीं आएगा। क्यों, किसने चुराया था, उन्होंने, उन्होंने मतलब दे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म दे आई। अच्छा, अब चल जाओ, पास्ट में चुराया था, तो चुराने के लिए क्या होता है, स्टील, सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट है तो स्टोल, दे स्टोल, उन्होंने चुराया था। स्टील, स्टोल, स्टोलन, सेकंड फॉर्म में स्टोल। तो यहां तक तो इसकी इंग्लिश हो गई, दे स्टोल, उन्होंने चुराया था। अब क्या चुराया था, उसका पर्स,
ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या में जो उत्तर आता है ऑब्जेक्ट होता है और जो हमेशा वर्ब के पास लिखा जाएगा, तो उसका पर्स। अब उसका पर्स की अंग्रेजी क्या लिखें, उसका की इंग्लिश क्या लिखें, तो आप थोड़ा ध्यान दो। उसका मतलब कोई एक ही है ना, तो जो एक व्यक्ति है वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। अगर लड़का है तो ही है, लड़की है तो सी है। अब उसका संबंध में क्या रहा है, जैसे यहाँ पे अपना नहीं आया, उसका आ गया, तो उसका उसके के लिए क्या आता है, हिज अथवा हर आता है, क्योंकि उसके जस्ट बाद पर्स आ रहा है ना, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म आएगी। तो दे स्टोल हिज, अगर लड़के का पर्स है तो हिज आएगा और लड़की का है तो हर आएगा। तो दे स्टोल हिज अथवा हर पर्स, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस की एक फितरत है, एक नेचर है, एक बोलने का लहजा है, तरीका है। यहाँ पे हम अपना नहीं लिख सकते, उन्होंने अपना पर्स चुराया था। अगर ऐसा करते ना तो वो जो चुराने वाले थे ना, उन्होंने वो खुद का ही पर्स चुरा लेते। इस सेंटेंस में वो चीज आ रही थी, इसमें वो चीज नहीं आ सकती, यहाँ पे उसका ही आएगा। अच्छा थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, उन्होंने उनका पर्स चुराया था, उनका होता, उसका नहीं होता, उनका। अब कौन है बताइए, एक तो है नहीं, एक से ज्यादा है, तो फिर प्लूरल में कौन है, दे है। दे हमेशा प्लूरल होता है और ही सी हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो उनका चुराया था, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि उनका की अंग्रेजी यहाँ पे क्या आएगी, प्लूरल है तो क्या आएगी बताइए, देयर आएगी, देयर उनका, है ना मजेदार बात। अपना अपनी में भी यही फॉर्म आ रही है, उनका उनकी उनका में भी यही फॉर्म आ रही है। बस यही डिफरेंस हमें समझना है। थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, समझ में आ रही है, निश्चित आ जाएगी, आपसे गलती नहीं होगी। तो दे स्टोल देयर पर्स। अच्छा गलत भी कई बार लिख जाता है ना, तो हमारा माइंड ही कह देगा यार कुछ गलत सा लग रहा है, सही के पास हम जा ही रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, बस लास्ट तक वीडियो में टिके रहना। नेक्स्ट देखिए, मैं उनको जानता हूं, तो इसमें तो सब्जेक्ट जो है बिल्कुल क्लियर है कि मैं, आई, ठीक है। अच्छा जानता हूं, अंत में है आया। अब है एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले कह रहा है जानना, मतलब कुछ एक्शन है, एक्टिविटी है, तो फिर एक्शन वाला हो गया, फिर टेंस में से मिलेगा। तो मैं उनको जानता हूं, अब ता हूं, ती है, ते है आ जाए, प्रेजेंट डिफरेंस होता है इसमें। अगर सेंटेंस सिंपल है यानी अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट में आती है। वर्ब क्या है, जानना, जानने की होती है नो, आई नो। अब देखिए मैं उनको जानता हूं, किसे या किसको, किसका या किसकी अलग होता है, किसे या किसको में उत्तर आ जाए। वर्ब से पूछो किसे या किसको, ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। अब यहां पे देखिए उनको, अगर उसको होता तो फिर एक ही है, ही अथवा सी। मुझको होता तो फिर आई वाली फॉर्म आती, हमको होता तो वी वाली फॉर्म आती, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती। लेकिन यहाँ पे उनको मतलब ज्यादा है, मतलब दे की फॉर्म आएगी। अब दे की फॉर्म कौन सी आएगी, देखिए यहां पर उनका देयर था, उनको, ध्यान रखना उनको अगर आ रहा है ना किसको, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या आएगा, देम आएगा। तो आई नो देम, मैं उनको जानता हूं। अच्छा सपोज करें मैं उसे जानता हूं, ऐसे होता उसे। अब उसे के लिए क्या लगाएंगे, अब देखिए उसे के लिए उसका हिज हर होता है, उसे या उसको जानते हो, किसे, उसे या उसको, तो फिर इंग्लिश क्या है, हिम अथवा हर आएगा। अगर लड़का है तो हिम आएगा, लड़की है तो हर आएगा। तो आई नो हिम और हर। मुझको मी आएगा, हमको अस आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, आई नो हिम और हर। तो यहाँ पे किसको जानते हो, मैंने पूछा किसे, आंसर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। अच्छा उनके पिता एक किसान है, उनके पिता एक किसान है। देखिए सब्जेक्ट कौन है, किसान कौन है, उनके पिता। अब उनके के लिए क्या लिखोगे आप बताइए, उनके पिता। अब यहाँ पे अपन ने देखिए उनका पर्स, उनका पर्स, उनके पिता। आप ऐसे मत समझो कि ये फ्रेज यहां नहीं आ सकता, यहां भी आ सकता। अगर ऐसे बोल रहा है तो उनके पिता के लिए हमें देयर फादर ही लगाना पड़ेगा। उसका पिता हिज फादर या हर फादर, मेरा पिता माय फादर, हमारा पिता अवर फादर, ठीक है। तो उनके पिता हो गए देयर फादर, उसका पिता हो गया हिज फादर, या लड़की है तो हर फादर। तो उनके फादर एक किसान है, इज अ फार्मर। लो चेक कर लो, मुझे लगता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सारे के सारे क्लियर हो गए। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम जैसे तुम्हें, तुमको, हमें, हमको, उन्हें, उनको, इनमें है वो बतानी है। एक आप रह रहा है, आपसे रह रहा है, आपको, आपके, हमारे, ये सारे के सारे क्लियर कर देंगे। ऊपर वाले जितने भी थे मुझे लगता है क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इन्हीं में आपको चेंज कर करके सारे बता दिए थे। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, इसमें नोट करने वाली बात कोई है नहीं, क्योंकि सारे मैंने चेंज कर दिए थे। शुरू में कुछ था लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आ गया होगा। तो अब कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं और क्लियर करते हैं। मैंने कहा ना सिखा के छोड़ूंगा, बिल्कुल कंफर्म सिखा के छोड़ूंगा। ये वो चीज है जिनको बेचारा बच्चा या कोई भी लर्नर होगा वो डर के मारे, शर्म के मारे पूछता नहीं है, उसे लगता है बहुत छोटी चीज है। लेकिन भाई चीज तो है, नहीं आती तो नहीं आती, तो इसलिए सीखना जरूरी है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, एक बार और लिखूंगा और आपको क्लियर कर दूंगा।
चलिए कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद लास्ट में जल्दी से छोड़ के मत भाग जाना, आपको एक एक्सरसाइज दे के जाऊंगा, यानी कुछ एक सेंटेंस दे के जाऊंगा जिनमें वर्ड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो कम से कम थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपकी बनती है, तभी तो आपका ये क्लियर होगा। तो देखिए आप हमारे नए पड़ोसी हैं, अब देखिए आप वर्ड आ गया, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए, नहीं होना, बहुत सिंपल सी बात है, तुम बोलो आप बोलो एक ही बात है। तो जहां भी आप आ जाए वहां पे यू होता है, मतलब तुम होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, यू आएगा। तो तुम हमारे नए पड़ोसी हैं, तो यू आर है के लिए आर आ गया, यू आर, हमारे तो अवर आएगा, नए पड़ोसी न्यू नेबर, तुम हमारे नए पड़ोसी हैं, ठीक है, तो यू आर अवर न्यू नेबर। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो सब्जेक्ट तो आई हो गया, ठीक है। अब आपसे मिलना चाहता हूं, देखिए इसमें दो वर्ब आ गई, एक तो मिलना और एक चाहना। कई बार मैंने आपको बताया कि किसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब आपको दिखें तो जो लास्ट में आ रही है हिंदी में वो तो आएगी पहले सब्जेक्ट के साथ टेंस के अनुसार, और जो दूसरी वर्ब बची जैसे मिलना वो 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो चाहता हूं, तो चाहने के लिए क्या होगा, वांट, चाहती आ रहा है प्रेजेंटिव टेंस, आई वांट। अब मिलना टू मीट, ठीक है, आई वांट टू मीट। अब आपसे, ठीक है, आप हो गया यू, अब आपसे मतलब तुमसे, ठीक है, तो ध्यान रखना जो हमारी यू की फॉर्म है ना वही चलेंगी, आप मतलब यू, आपसे मतलब तुमसे, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, एक ही बात, तो आई वांट टू मीट यू। अब देखिए यहाँ पे यू क्यों लिखा, मैंने योर क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए लिखा किससे, किसे या किसको में जो उत्तर आता है ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होती है, क्योंकि देखिए यू सब्जेक्टिव फॉर्म, अगेन यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और योर पॉजिटिव फॉर्म, और योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये वाली थी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मतलब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। यहाँ पे होता मैं उससे मिलना चाहता हूं, उससे होता तो किससे होता, उससे मतलब हिम या हर, उनसे मिलना चाहता हूं मतलब देम होता, हमसे मिलना चाहता हूं मतलब अस होता, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। मैं आपको जानता हूं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, आपको मतलब तुमको, तो आई, अब जानता हूं आई नो यू, ठीक है, अब भी यू ही आएगा, ठीक है। आपसे मिलना चाहता हूं, यहां भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, मैं आपको जानता हूं, किसे जानते हो, आपको मतलब तुमको, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो मैंने बताया था ना जो टेबल लिखाई थी, कौन में सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, किसे या किसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, किसका या किसकी संबंध के लिए पॉजिटिव वाली फॉर्म आएगी, किसका किसके लिए पॉजिटिव प्रोनाउन वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं मतलब मैं तुमको जानता हूं। मैं उनको जानता हूं, तो आई नो देम। मैं उसको जानता हूं, आई नो हिम, उसको के लिए क्या आएगा, हिम या हर आएगा, ठीक है, ये मेरे साथ साथ बता दी, बढ़िया रहा। मैं आपके घर जा रहा हूं, जैसे ये होता मैं आपके, यहाँ पे आपके लिख दिया ना इसके लिए, तो आई एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम गोइंग टू, आपके मतलब तुम्हारे, तो इसमें आएगा योर। अब देखिए ये वाली फॉर्म यहाँ पे आई, आपके, ठीक है, यानी तुम्हारे, ठीक है, आपके आ जाए तो पॉजिटिव वाली है, योर आएगा, ठीक है। अब देखिए तेरा नाम क्या है, बहुत ही सिंपल है यार, हो सकता है कि ये मैंने बेइज्जती कर दिया, ज्यादा सरल लिख दिया, तेरा मतलब तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हारा का बिगड़ा रूप क्या है, तेरा, हम बोल देते हैं ना, तो तेरा नाम क्या है मतलब तुम्हारा नाम क्या है। तो अब देखिए ये है क्वेश्चन, ये है प्रश्न। अब प्रश्न कैसा है, WH वर्ड है, क्या की अंग्रेजी क्या आएगी, वाट। अब WH वर्ड के बाद यदि प्रश्न है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो क्या है, इज, तो वाट इज तुम्हारा नाम, योर नेम, इस तरह से। वे मुझे या मुझको जानते हैं, देखिए मुझे भी बोल देते हैं और मुझको भी बोल देते हैं, वे मुझे जानते हैं, वे मुझको जानते हैं, बात एक ही है। तो मैंने दोनों क्यों लिखे, क्योंकि हम दोनों तरह से बोल देते हैं, वो तुम्हें जानते हैं, तुमको जानते हैं, वे उसे जानते हैं, उसको जानते हैं, इस तरह से हम बोल देते हैं। तो वे सब्जेक्ट हुआ दे, ठीक है। अब जानते हैं प्रेजेंटिव टेंस नो। अब यहाँ पे मुझे या मुझको की अंग्रेजी क्या आएगी, मी, ठीक है। तो ये सेंटेंस था, वे मुझे जानते हैं, मुझको जानते हैं, दे नो मी, वे मुझे जानते हैं, मुझको जानते हैं, ठीक है, मुझे के लिए मी, मुझको के लिए मी। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मुझे या मुझको जो मी बोल रहा है ना, वही मुझे या मुझको, मैंने मुझको लिखा नहीं, चलो लिख देता हूं, जैसे मुझे, क्योंकि सारा कंफ्यूजन दूर हो ही जाना चाहिए, मुझे या मुझको स्कूल जाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे मुझको की अंग्रेजी क्या आई थी, मी आई थी, और यहाँ पे मुझे या मुझको स्कूल जाना पड़ता है, सेम है, ये बीच में है, ये शुरू में है,
मतलब वर्ड तो सेम है ना, मुझे मुझको, तो कहीं हमारे दिमाग में चली जाएगी मुझे मुझको की अंग्रेजी तो सिर्फ मी होती है। वही चीज आपके दिमाग से निकालना चाह रहा हूं। इस सेंटेंस का जो सेंस होगा, उसका जो भावार्थ होगा, उसके अनुसार हमें चीजों को लगाना पड़ेगा। तो मुझे या मुझको स्कूल जाना पड़ता है, किसको जाना पड़ता है, मुझे या मुझको। तो यहाँ पे अब किसको से अगर हम पूछे तो कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। तो मुझे या मुझको मतलब कौन सी वाली फॉर्म आ रहा है, कौन सा वाला है, आई वाला। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आई लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे होगा आई। देखिए मुझे मुझको के लिए मी आया था, मुझे मुझको के लिए क्या आ गया, आई आ गया। बस यही सारा चक्कर जो आपको समझना है कि हम हिंदी में कुछ बोल देते हैं तो, लेकिन हमें इंग्लिश में उसके सेंस के अनुसार प्रोनाउन की सही फॉर्म चूज करनी है, सही फॉर्म चुननी होती है। तो यहाँ पे आया आई। अब देखिए जाना पड़ता है, कोई काम में ऑब्लिगेशन हो जो करना पड़ता है, आई हैव टू। ठीक है, प्रेजेंट में हैज टू हैव टू आता है, पास्ट में हैड टू आता है। जाना पड़ता था तो हैड टू आ जाएगा, तो आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, ये मैंने आपको एप्लीकेशन वाले सेंटेंस में बता दिया था, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब यही सारी चीज हम अन्य सभी प्रोनाउंस के साथ भी देख सकते हैं। जैसे वे मुझे या मुझको जानते हैं, तो वे उसे या उसको जानते हैं। अगर ऐसा होता उसे या उसको तो क्या आता, दे नो हिम अथवा हर। उसे या उसको क्या अंग्रेजी क्या होगी, हिम या हर होगी। वे उन्हें या उनको जानते हैं, उन्हें होता उनको होता, दे नो देम होता। अच्छा, वही चीज फिर यहाँ पे लागू कर दो। मतलब मैंने एग्जाम्पल एक लिया, आप सबको इसमें शामिल कर सकते हो। जैसे एक मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे होता उसे या उसको, तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पे, हिम और हर। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आप बोलते उसे या उसको स्कूल जाना पड़ता है, यही तो बोलते हैं ना, उसे या उसको, मतलब कोई लड़का है लड़की है, तो फिर क्या फॉर्म आती, ही अथवा सी आती। बस यही बात को बताना है। जैसे यहाँ पे होता मैं उनको जानता हूं या उन्हें जानता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, देम लिखते हैं। लेकिन उनको या उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या लिखते, दे लिखते। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार जो वर्ड है ना, देखिए मुझे मुझको यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे मी आ रहा है, तो हमें सेंस देखना है। तो मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में बात चली गई होगी, काफी मशक्कत मैंने कर ली। बस ये मेरे स्वभाव में कमी है, मतलब छोटी छोटी चीज को बस ऐसे बच्चों की तरह से पता नहीं आया होगा, और डिटेल कर दो और डिटेल कर दो। और मुझे पता है कई बार चीज इतनी आसान होती है, हमें जल्दी समझ में आ जाती है, बट हम टीचर्स है ना, हमारी क्या आदत है, और समझाओ और डिटेल में चले जाओ, और काफी बोरिंग हो जाता होगा, इसलिए मेरे वीडियो थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं। बट फिर भी अच्छी बात है कि आप में से बहुत से लोग, बहुत से व्यूवर्स कमेंट करके लिखते हैं कि सर हमने लास्ट तक देखा। सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी होती है, क्योंकि ऐसे व्यूवर्स से हमारे पसीने की भरपाई होती है। मतलब इतनी मेहनत करते हैं, अब लास्ट में जब लिखते हैं सर हमने लास्ट तक देखा, तो ऐसा लगता है हाँ यार किसी ने तो देखा, अच्छा लगता है। और सच बताऊं आपको सिखाने के लिए तो यार हम इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो। ठीक है, तो ये सारा जो भी हमने था आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ एक एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ, उनका ट्रांसलेट करके कमेंट में लिख देना। ठीक है, और आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो। तो चलिए, ये 5 सेंटेंस हैं। हालांकि थोड़ा आपको घुमा सकते हैं, बट घूमना नहीं है, थोड़ा तसल्ली में सोचना है। और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल करेक्ट इनका ट्रांसलेट करो। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूं। उसके पिताजी हमें जानते हैं, हमें रोजाना तुम्हारे साथ खेलना चाहिए, तुम्हें उन्होंने बुलाया है, वे अपने घर जा चुके हैं, यह घर उनका है। थोड़ा सोच समझ के ट्रांसलेट करना। अगर आप बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेट करोगे तो मुझे खुशी होगी कि मैंने जो क्लास ली, मैंने जो इतनी माथापच्च की, आपको सिखाया, वो सफल रहा। ठीक है, अब जाने से पहले यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत ही यूजफुल नॉलेज है, सबके पास जानी चाहिए, सबका भला होना चाहिए, सब सीखने चाहिए। मैं अंदर से सोचता हूँ सभी सीखें, इसीलिए मैं इतनी कोशिश करता हूँ। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।